नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्षी एकता में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश दो नेता कर रहे हैं। इसमें से एक हैं नीतीश कुमार तो दूसरे हैं उनके ही पड़ोसी राज्य के सीएम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हालांकि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर उन्होंने दोनों जो पार्टियां हैं विपक्ष की, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, दोनों के खिलाफ जहर उगलती है। लेकिन यह तो राजनीति है। अब ममता बनर्जी जो बार बार सेंट्रल फोर्स के पश्चिम बंगाल पहुंचने से नाराज थी, जो बार बार हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के वहां जाने से ममता बनर्जी का एजेंडा फेल हो रहा था, उनके खिलाफ अब एक गंभीर आरोप भी सामने आया है। ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी तो बांग्लादेश के मुसलमानों को ही सिर्फ भारत में लाकर बसा नहीं रही है, पश्चिम बंगाल में लाकर बसा नहीं रही है, बल्कि पश्चिम बंगाल के आतंकी संगठनों के साथ भी उनकी कोई साठगांठ है। जिस तरीके से वो देश के सुरक्षा बलों के ऊपर हमला कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर हमला कर रही है, और दूसरे तरफ जहां जाती है उनके पीछे पीछे एक और बड़ा हिंसा, एक और बड़ा जिहादियों का तांडव शुरू हो जाता है। पिछले दिनों वो चुनाव प्रचार के लिए कूच बिहार गई। कूच बिहार में उन्होंने दो बड़ी बातें कही। एक, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो जहर उगला है वो तो एक राजनीतिक बात हो सकती है, ये राजनीतिक बदले की भावना हो सकती है, इसमें राजनीति कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी बात ममता बनर्जी ने बीएसएफ को लेकर कहा और बीएसएफ के ऊपर बार बार अटैक किया और कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है और ये यहां के आसपास के गांव वालों को प्रताड़ित करते हैं। सेना के जवान जो हैं वो गांव में जाते हैं और वहां दहशत पैदा करते हैं, यानी कि बीएसएफ को ममता बनर्जी ने टेररिस्ट बता दिया, आतंकी बता दिया। और दूसरी बात, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीएसएफ आसपास के गांव में जाकर लोगों की हत्या करते हैं, यानी कि सेंट्रल फोर्स को ममता बनर्जी ने किलर भी बता दिया। यानी ये देशद्रोह का केस बनता है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि किसी राज्य के मुख्यमंत्री अगर सेंट्रल फोर्स, आर्मी या पारामिलिट्री के खिलाफ ऐसी बातें करती हैं तो इसका मतलब है कि वो देश के खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं, सेना के खिलाफ, पारामिलिट्री के खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं, और इसका परिणाम भी दिखाई पड़ा। कूच बिहार में ममता बनर्जी की रैली होती है और उस रैली में ममता बनर्जी 3-4 बातें करती हैं और उसके बाद से दूसरे भी पल फिर से ममता बनर्जी की गुंडागर्दी वाली फौज, जिसको जिहादियों की फौज कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने हमला किया और दो तरफा फायरिंग हुई। फायरिंग भी ऐसी हुई कि जिसमें 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 1 लोग की मौत हुई। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और टीएमसी के गुंडों के बीच जो झड़प हुई है, उसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो ममता बनर्जी की है, क्योंकि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी कूच बिहार में जाकर इस तरह की बातें करती हैं जिससे सरकार, प्रशासन और साथ ही केंद्रीय फोर्स के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होता है और वो अपने जिहादियों की फौज को खुली छूट देती हैं कि अगर केंद्र सरकार और कोर्ट दोनों मिलकर भी केंद्र के फौज को यहां पर भेजती है और केंद्रीय सेंट्रल फोर्स को पश्चिम बंगाल में भेजा जाता है, तो क्या हम उस चीज को बदल देंगे? क्या यहां पर टीएमसी के गुंडे उनके चक्कर में रहेंगे, उनके इशारों पे काम करेंगे, या हमारी फोर्स, हमारी पुलिस है जो उसको खुली छूट देगी? यही कारण है कि अभी 8 जून के जब चुनाव का फैसला लिया गया था, घोषणा की गई थी कि पश्चिम बंगाल में अब पंचायतों का चुनाव होगा, उस समय से अब तक 11 लोगों की हत्या कर दी गई है और ये 11 लोगों की सिर्फ हत्या की गई है। घायलों की संख्या जानने के बाद तो
पुलिस को भी ये लगेगा कि हम यहां पर बैठे हैं ममता बनर्जी की सुरक्षा और उसके इशारों पर काम करने के लिए या अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। लेकिन जो हिंसात्मक तांडव चल रहा है वो तो अपनी दिशा में है, लेकिन दूसरे तरफ जो ममता बनर्जी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, यानी एक तरफ सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ ममता बनर्जी बयान दे रही हैं, बीएसएफ को आतंकवादी कह रही हैं, बीएसएफ को किलर फौज कह रही हैं, तो दूसरी तरफ वो बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से साठगांठ कर रही है और उन लोगों को सरकार में और संस्थानों में घुसपैठ करने के लिए एक सर्टिफिकेट दे रही हैं जो कि आतंकी संगठनों से जुड़ा रहा है। और ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसको अल्पसंख्यक आयोग जो राज्य का है उसका चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया है और वो व्यक्ति है हसन इमरान। हसन इमरान को ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया और हसन इमरान वही व्यक्ति है जिसे ममता बनर्जी ने 2014 में राज्यसभा का सांसद बनाया था। जब 2014 में राज्यसभा सांसद बनाया गया इमरान को, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कुछ सबूत दिए थे और उन सबूतों में यह भी था कि ये जो हसन इमरान है वो सिम्मी का फाउंडर मेंबर रहा है। सिम्मी जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैन नहीं लगाई थी, बल्कि सिम्मी के खिलाफ जो बैन की घोषणा की गई थी यह यूपीए की सरकार के समय की गई थी, भाजपा के सरकार के समय नहीं, क्योंकि सिम्मी के खिलाफ ऐसे सबूत मिले थे कि यह पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिला हुआ है, देश में देश विरोधी गतिविधियां चलाता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देता है और युवाओं को भड़काकर उसका माइंड वॉश करके पाकिस्तान भेजता है आतंकवादी बनाने के लिए, जहां से लौटकर वो हिंदुस्तान में बम धमाके कर रहे हैं। सिमी के खिलाफ जो सबूत मिले थे उसमें उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये हसन इमरान वही व्यक्ति है जिसे सिमी का फाउंडर मेंबर माना जाता है, जो संस्थापक सदस्यों में से एक है। और उस व्यक्ति को ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेजा था जिसका प्रबल विरोध किया गया था। उसके बाद ये मामला थोड़ा हल्का हुआ तो अब फिर से ममता बनर्जी ने जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, जिसको इस बीच लगने लगा कि जो उपचुनाव हुए हैं उसमें मुसलमानों ने ममता बनर्जी के अलावा कांग्रेस को सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है, तो इतना बौखला गई हैं कि अब एक आतंकी संगठन से जुड़े व्यक्ति हसन इमरान को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना चुकी हैं और इसके खिलाफ भी हंगामा चल रहा है। अब तो एक और मामला सामने आया है कि हसन इमरान का संबंध सिर्फ सिम्मी से नहीं था, बल्कि उसका संबंध तो बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से भी है, जमायतुल मुजाहिदीन और बांग्लादेश से भी है, जेएमएम के साथ जो बांग्लादेशी आतंकी संगठन के साथ इमरान का जो कनेक्शन रहा है उसके खिलाफ सबूत एनआईए के पास भी है। और पिछले दिनों एनआईए ने भी कई दावे किए थे, उसमें यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों का जो बॉर्डर इलाका है उस बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता जो बढ़ रही है उसमें टीएमसी के कुछ नेताओं का हाथ है और उन नेताओं में से ये इमरान भी शामिल था जिसके खिलाफ एनआईए के पास सबूत है। लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ममता को तो चाहिए कि वो बांग्लादेश से आतंकी संगठनों से सहायता करे, उसे करोड़ों रुपया दे, सीक्रेट डील करे और पश्चिम बंगाल में तांडव फैलाए। और यही कारण है कि आजकल जो हर चुनाव से पहले भय की राजनीति ममता बनर्जी शुरू करती है, क्योंकि उनका आधार तो कमजोर हो रहा है। अब एक ही जो आइडिया बचा है, एक ही तरीका बचा है कि जितना भी डर पैदा करोगे उतना ही लोग घरों से वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे और फिर टीएमसी की बूथ कैप्चरिंग होगी, इसके नेता कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे और वही वोट डालकर जिताएंगे। ऐसा ही चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी यही स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी। और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के और फिर सीपीएम के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभियान चला, लोगों को मारा जाने लगा, बम बारूद और बंदूक की गोलियां चलाई जाने लगे, जिसके बाद
कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी हाई कोर्ट से अपील की और हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स भेजे जाएं हर जगह पर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ सेंसिटिव बूथों की बात कर दें और दूसरे जगह पर उसी के आधार पर दंगा हिंसा पैदा करें और निर्विरोध चुनाव जीतने की कोशिश की जाए। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से भी जब लताड़ पड़ा और डायरेक्ट कहा गया कि चुनाव करवाने का मतलब यह नहीं है कि आपको हिंसा करने का लाइसेंस दिया गया है, तो इसलिए आप सेंट्रल फोर्स की नियुक्ति के खिलाफ बात मत करें। यह निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए वहां भेजी जा रही है और सेंट्रल फोर्स कोई विदेशी फौज नहीं है जो वहां पर जाकर कोई गलत काम कर देगी, आपकी सरकार को उखाड़ देगी। यह कू नहीं है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की एक प्रक्रिया है। और उसके बाद ममता बनर्जी को लगा कि उनका एजेंडा थोड़ा फेल होता जा रहा है, तो फिर उन्होंने अपने हाथों में कमान ली और अलग अलग जगहों पर जाकर चुनावी सभा के नाम पर दंगा फैलाने, हिंसा फैलाने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं को प्रवोक करने लगे, जिसका परिणाम अभी कूच बिहार में देखने को मिला है। और इसके लिए उन्होंने भाड़े पर आतंकवादियों को भर्ती भी किया है। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के साथ जो उनका 36 का आंकड़ा है, उसका कारण यही है कि बीएसएफ वहां सख्ती से काम कर रही है। बीएसएफ को अमित शाह ने पिछले दिनों ऑर्डर दिया था और जो 30 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोलिंग की को जो छूट दी गई है, उसके बाद से ममता बनर्जी को जो बॉर्डर पार करने वाले लोग हैं वो आसानी से नहीं मिल पाते हैं और इसी के कारण बीएसएफ के खिलाफ जहर उगलती रहती है। लेकिन इस बीच जितने सबूत मिले हैं वो ममता बनर्जी को देशद्रोही साबित करने के लिए काफी है और इसके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी भी चल रही है। क्योंकि एक तो आप आतंकी संगठन से जुड़े व्यक्ति को संवैधानिक पद देते हो, दूसरी तरफ वहां जाते हो और फिर कुछ क्षेत्रों में जाकर सरकार यानी केंद्र सरकार के केंद्रीय फोर्स के खिलाफ बोलती हो और उसके बाद दूसरे दिन हिंसा पैदा होता है और फिर आप देश की सेना और पारामिलिट्री के खिलाफ जो बात कर रही हो वो देशद्रोह का मामला ही बनता है। और इसलिए ममता बनर्जी ने जो तांडव फैला रखा है उसके खिलाफ अब एक्शन होना चाहिए। अगर जल्द एक्शन नहीं होगा तो पश्चिम बंगाल भी अलगाववादियों के कब्जे में हो जाएगा। वहां से भी अलगाववादी जो संगठन हैं वो वहां पर नजर रखेंगे और फिर वहां पर भी एक नई आवाज उठेगी जिसके खिलाफ एक्शन होना जरूरी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।